हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी फीड। इस सेशन में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2024-25 जो 31 जनवरी 2025 को रिलीज हुआ है उसको करेंगे। उसकी हाइलाइट्स, ये विजन आईएएस का जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, हम उसके डॉक्यूमेंट से इसको पढ़ेंगे। देखो, इकोनॉमिक सर्वे इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स प्लस मेंस, बट दिस सेशन इज ओनली अबाउट प्रीलिम्स। तो जो भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, केवल और केवल उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, whatever जो भी इंपॉर्टेंट है दैट हैज बीन हाईलाइटेड इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट। सो आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे देखो। अभी जो, जैसे बजट देखना हमेशा, बजट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रेजेंट किया जाता है। जैसे अभी जो 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया फाइनेंस मिनिस्टर ने, सो दैट वाज फॉर 25-26। और इकोनॉमिक सर्वे जो होगा वो उससे पिछले साल के लिए किया होगा। सो इट्स लाइक अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर इकोनॉमी। ठीक है, पिछले साल की इकोनॉमी में क्या कुछ हुआ, क्या सही था, क्या गलत था, क्या चीज हमें बदलनी चाहिए, क्या नई चीज हमें लानी चाहिए, वो सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों को बताता है। ठीक है, अब ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री का, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, हर चीज के बारे में इसमें डिस्कशन होता है। ओनली इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेज इज कि इसको प्रिपेयर कौन करता है। इसको प्रिपेयर करता है इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 6 डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, आउट ऑफ देम वन डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डिवीजन, जिसके अंदर की आपका बैठता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसको प्रिपेयर करता है। राइट नाउ हमारी जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो है नागेश्वरम। अब यहाँ पे देखो, अब इसका काम क्या क्या है। हाउ इज इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड टू बजट। ये बजट से एक दिन पहले आता है। ठीक है, पॉलिसी पर्सपेक्टिव देता है ये बजट पे कि बजट में आगे क्या हो सकता है। ठीक है, उस चीज के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया देता है। ये हमें ऑल्सो इकोनॉमिक ट्रेंड्स वगैरह बताते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम, यस। सो दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज योर प्रीफेस, यानी कि इसमें जेनेरिक सा आइडिया दिया हुआ है कि भाई इकोनॉमिक सर्वे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ आ गया नाम आपकी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का, वी अनंत नागेश्वरन, नॉट नागेश्वरम, इट वाज नागेश्वरन। अब देखो, इस बार की बजट की मेन थीम क्या है, डी रेगुलेशन। की डी रेगुलेशन इज ओपोजिट टू रेगुलेशन। गवर्नमेंट का काम क्या है, रेगुलेट करना, किसी चीज के बारे में रूल्स बनाना। लेकिन अगर वो रूल्स इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर करने लग जाए तब दिक्कत है। ठीक है, तो इसीलिए हमें चाहिए डी रेगुलेशन, हर चीज में गवर्नमेंट टांग ना अड़ाए, ये कहना चाह रहा है इकोनॉमिक सर्वे। तो डी रेगुलेशन के एग्जाम्पल आप लोगों के हैं जो 4 लेबर कोड्स आई थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, एक एग्जाम्पल देखते हैं केवल। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो नया आया है, उसके अंदर पहले हमारे पास क्या रूल था। जैसे जैसे मान लीजिए कोई कंपनी को ले ऑफ करनी है, वर्कर्स निकालनी है, रिट्रेंचमेंट बहुत लार्ज स्केल पे निकालनी है, या कंपनी को बंद होना है, एंड इफ दैट कंपनी हैज 100+ वर्कर्स, तब उसको ये सभी काम करने के लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की आवश्यकता थी। ठीक है, लेकिन अब क्या किया हम लोगों ने नए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में, इस 100 को क्या बना दिया, 300, कि 300+ वर्कर्स है तभी आप लोगों को गवर्नमेंट के अप्रूवल की आवश्यकता है, वरना आप खुद से ये काम कर सकते हो। अब इससे हुआ क्या, तो जो ये 100 से 200 के बीच में, जो 100 से 300 के बीच में जो बंदे, जो कंपनीज आ रही थी, ठीक है, जो बहुत स्मॉल एंटरप्राइजेस थी, उनको थोड़ी सी तो छूट मिली। गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट का काम फिर आप खुद समझ सकते हो कि गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो इट विल टेक लॉन्ग टर्म। ठीक है, नुकसान हो जाएगा आपका। इसके बाद इन्होंने डिस्कस किया ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप। इस साल में क्या था, इलेक्शंस थे। ठीक है, यूएस में थे, इंडोनेशिया में, इंडिया में, यूके में, बांग्लादेश में। ठीक है, यूरोप में अनसर्टेनिटीज थी, जर्मनी में इकोनॉमिक कॉन्ट्रेक्शन है। ऑल ऑफ दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है। तो ये एक ब्रॉड पिक्चर अभी प्रेजेंट कर रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे क्या है। अब ये एंड में बोलेंगे भाई इंडिया कमाल कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया पे थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया के, लेकिन इंडिया के पास डेमोग्राफिक एडवांटेज है, हमारे पास यूथफुल एज के लोग हैं। ठीक है, और हमारी डिपेंडेंस है क्रिटिकल सेक्टर्स में। दिस इज मेजर लिमिटेशन, जो कि आप लोगों का इकोनॉमिक सर्वे बार बार हाईलाइट कर रहा है, दैट हमारे पास लिमिटेशन है व्हेन इट कम्स टू द क्रिटिकल सेक्टर्स। जो आज के टाइम पे क्रिटिकल सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, रियर अर्थ मिनरल्स हो गए या वगैरह वगैरह, ऐसी सभी चीजें वो चाइना से सप्लाई चेन से शुरू होते हैं। तो चाइना कैन वेपनाइज दिस सप्लाई चेन्स, एंड इसकी वजह से हमारे साथ क्या हो सकता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में चाइना कैन कोज अ ब्लॉकेड। ठीक है, सो
स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फोकस एरियाज क्या होनी चाहिए हमारे पास? इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन रिजिलियंस करो। इसके लिए हम लोग क्या, वही सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव, ठीक है। क्वाड के अंदर भी हम लोग यही करते हैं। तो सप्लाई चेन इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट पिलर इन आईपीईएफ, ठीक है। क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, तो ये हर चीज के बारे में बोलते हैं। अब डीरेगुलेशन, अब आप लोगों को प्रीलिम्स के ओरिएंटेड मैनर में सिर्फ एक डीरेगुलेशन का मतलब समझना है। और डीरेगुलेशन से फायदे क्या होंगे? एक तो आप कंप्लायंस सिंपल कर देंगे कि भाई पहले तुझे 10 रिटर्न फाइल करनी थी, अब एक बिजनेसमैन को एक ही रिटर्न फाइल करनी होगी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए आप इनोवेशन को एनकरेज करोगे, बिजनेस की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। अब ये एक रोड मैप प्रेजेंट करता है। ऑल ऑफ दिस इज मेन स्टफ, प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो हम लोग मेंस का इसमें कुछ भी नहीं देखेंगे, केवल और केवल प्रीलिम्स करेंगे। अब फर्स्ट चैप्टर जो है इसका वो है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी गेटिंग बैक ऑन द फास्ट लेन। तो ये बता क्या रहा है कि जो इकोनॉमी है वो सही चल रही है, ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमी कितने से ग्रो हुई? 3.3%। ये इतना, ये डेटा मैं सिर्फ बता दूंगा कहाँ आप लोगों को डेटा याद करना होगा। तो दिस डेटा सीम्स इंपॉर्टेंट, ये डेटा याद कर सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी 2023 में कितनी ग्रो की है। आईएमएफ का प्रोजेक्शन इतना था, बट वी डू नॉट केयर अबाउट दैट, बट ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ रेट ये था। अब हम लोग देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे क्या हुआ है। सर्विस सेक्टर बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, बट देयर इज अ स्लो डाउन इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। अब उसके रीजंस नहीं समझने हैं, बस याद कर रखो कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन था। अब आप लोगों को खुद पता है मेजर मैन्युफैक्चरिंग जायंट कौन है? चाइना। और चाइना में हम लोगों ने देखा चाइना इज ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग अ स्लो डाउन। सो ऑब्वियसली उसी से लिंक करके समझ लो कि स्लो डाउन इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद इन्फ्लेशन के जो प्रेशर्स थी, इन्फ्लेशन हम लोग देखेंगे, इन्फ्लेशन जो है अभी वो डाउनवर्ड आ गया है। 2022 में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, 2023 में बहुत ज्यादा था। 2022 और 23 में इन्फ्लेशन बढ़ने का कारण ये था कि यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर हो जाता है तो आपकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाते हैं। 2020 और 21 में हम लोग अच्छे से अभी तक रिकवर कर नहीं पाए थे, इफ यू रिमेंबर, बिकॉज ऑफ योर कोविड। तो हमारी जो सप्लाई चेन्स थी वो सारी इस और 2023 में फिर यहाँ पे आप लोगों का गाजा और इजराइल में वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सो ऑल ऑफ दिस लेड टू, मतलब आपकी जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन थी या ये मतलब वो हर चीज डिस्टर्ब हो गई थी इकोनॉमी में। बट 2024 ऑनवर्ड्स आप देखते हो धीरे धीरे इकोनॉमी ऑन ट्रैक आ रही है, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है ओविंग टू दीज पर्पसेस वो कम हो रहा है, ठीक है। बट ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है वो राइज हो गई है। तो ग्लोबली अनसर्टेनिटी पीरियड तो अनसर्टेनिटी का है कि टेंशन कहाँ है? मिडल ईस्ट में टेंशन है। जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स, तो जितने भी ये वर्ल्ड ट्रेड का अनसर्टेनिटी इंडेक्स ये सब इंक्रीज हो जाएंगे। इनका डेटा याद नहीं करना है। अब इसके बाद ये अब क्या बोल रहे हैं इंडियन। तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ क्या है, एस्टिमेट क्या है फाइनेंशियल ईयर 25 माने 2024-25 के लिए, जो अभी आप लोगों का मार्च 25 में खत्म हो जाएगा, वो फाइनेंशियल ईयर 25 है। दैट इज एस्टिमेटेड टू बी 6.4%, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ग्रो, वो इतना ग्रो करेगा, क्या कितना ग्रो, ये हमें ये डेटा में नहीं पूछना है, ठीक है। सेक्टर वाइज अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो एग्रीकल्चर सेक्टर इतने से ग्रो किया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो करेगा, सर्विसेज सेक्टर भी ग्रो करेगा। बट हमें एज सच इनके परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट याद रखो कि कोई भी सेक्टर हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अवर ऑल ऑफ दीज थ्री सेक्टर्स आर ग्रोइंग। एंड ऑल्सो वन थिंग इफ यू वुड लाइक टू रिमेंबर इज कि रेट किसका ज्यादा है। तो जैसे कि आप लोग देखो तो सबसे ज्यादा रेट जो है वो है सर्विसेज का, यानी कि वो बात अलग है कि सर्विसेज सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें मोर देन 50%, वो चीज बिल्कुल अलग है। बट सर्विसेज का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 7.2% है, यानी कि वो 7.2% पिछले साल के मुकाबले ग्रो करेंगे। इंडस्ट्रीज अराउंड 6.2% एंड एग्रीकल्चर अबाउट 3.8%। तो बस याद करो कि ये जो ये रिमेंबर दिस ट्रेंड कि एग्रीकल्चर से ज्यादा ग्रोथ इंडस्ट्री सेक्टर की है और उससे ज्यादा सर्विस सेक्टर की है। उसके बाद आप लोग देखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो लगातार इंप्रूव करेगा। अब वो कहीं पे वो फाइनेंशियल 20 से कंपेयर करके देगा, कहीं 17 से, कहीं 15 से। तो इसलिए हम लोग डेटा नहीं करेंगे, बस याद रखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा इंप्रूव होता जा रहा है। ये डेटा याद रखना पड़ेगा। नाउ जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने हाईलाइट की हुई है। अब इंडिया अकाउंट फॉर 7th लार्जेस्ट शेयर इन द ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। सर्विसेज के एक्सपोर्ट में इंडिया विश्व में 7वें नंबर पे आता है, ठीक है। बस इतना याद करना है कि सर्विसेज में हम लोग 7 नंबर पे आते हैं। उसके बाद है यहाँ पे ये सब डेटा है नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। नेक्स्ट इज ये अब डीरेगुलेशन का ही कह रहे हैं, ये वे फॉरवर्ड है, ये हमारे काम का नहीं। चलो नेक्स्ट
नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में कुछ कुछ डेवलपमेंट इन्होंने दी हुई है। तो अब देखो ब्रोडर ट्रेंड याद करने हैं कि जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो आप लोगों के कम हो गई है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब होता है? कोई भी लोन, ठीक है, वो यदि आप 90 डेज प्लस उसके ऊपर आप लोग इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल पेमेंट नहीं पे कर रहे हो बैंक को, तब वो बन जाएगा आप लोगों का एनपीए। ठीक है, वो बन जाएगा एनपीए। एनपीए से पहले वो क्या होता है, 0 से 30 दिन तक वो रहता है स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। अगर 31 से 60 दिन हो जाते हैं तो वो हो जाता है स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। 61 से 90 दिन हो जाते हैं तो वो हो जाता है स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। और 90 डेज बढ़ते ही वो बन जाएगा आप लोगों का एक एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में एक होते हैं ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मानी कि टोटल कितने एनपीए हैं एक बैंक की। एक होता है नेट एनपीए। नेट एनपीए इज जब ग्रोस एनपीए मान लो 10 करोड़ के ग्रोस एनपीए है, लेकिन उसमें से आप प्रोविजनिंग हटा दो, अभी बताता हूँ प्रोविजनिंग क्या होता है, देन आपका एनएनपी आता है। प्रोविजनिंग इज बेसिकली ये एक टाइप के रिजर्व्स हैं जो बैंक ने ऑलरेडी अपने लॉस को कवर करने के लिए पहले ही निकाल के रखे हैं। मान लो बैंक ने 100 करोड़ का लोन दिया, तो बैंक को ने खुद ही देखा कि भाई मेरे 8 करोड़ तक का लॉस हो सकता है, तो बैंक ने ये 8 करोड़ रुपए एज प्रोविजनिंग अलग निकाल दी। ठीक है, अब ये जो ये पैसा है, ये पैसा कब काम आएगा? जब बैंक का लॉस होगा। तो एनपीए इज नथिंग बट बैंक का लॉस है वो एक तरीके से। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 करोड़ के एनपीए हैं और उसकी 8 करोड़ की प्रोविजनिंग थी, तो वो 8 करोड़ तो यहाँ से ये रिजर्व अपने डाल देगा, तो उसके पास नेट एनपीए कितने आएंगे? केवल 2 करोड़ की। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का एनपीए वाला स्टोरी। अब ये याद रखना है कि ग्रोस एनपीए जो है वो कम हुए हैं, बस ये याद, कम या ज्यादा इतना याद करना है प्रीलिम के लिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, दूसरी चीज है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है वो बढ़ी है, कि यानी कि बैंकों के पास जो पैसा था, बस यही समझ लो, बैंकों के पास जो पैसा था, बैंक के एसेट क्या है? लोन। ठीक है, तो दिस इज कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट, ये बेसल के नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ये। तो रिस्क वेटेड एसेट, बैंक के एसेट मानी बैंक के लोन। ठीक है, तो उनको अलग अलग रिस्क अटैच करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो उसमें 0% रिस्क है, लेकिन किसी कॉर्पोरेट को दिया है तो उसमें 10% रिस्क है। किसी इंसॉल्वेंट कंपनी को दे दिया लोन, 50% रिस्क है। इस तरीके से रिस्क अटैच करके आगे वो सब साइंस अपनी खुद लगाएंगे, साइंस नहीं मैथ्स लगाएंगे यहाँ तो, पर वो उनका काम है। पर ऊपर क्या है? कैपिटल। तो आपकी जो कैपिटल है, कैपिटल माने पैसा जो बैंक के पास है, बैंक की इक्विटी, वो जितनी ज्यादा होगी, अब खुद समझो, ये क्या है? रिस्क वेटेड एसेट शोज कि बैंक का लॉस कितना हो सकता है। ठीक है, तो इसको कवर करने के लिए बैंक क्या करेगा? कैपिटल रखेगा। तो बैंक के पास जितनी ज्यादा कैपिटल है उतना ज्यादा फायदा है, कि उतना ज्यादा लॉस होने के चांसेस कम है। ठीक है, तो बस इतना ही समझना है कि बैंक कितनी कैपिटल बैंक की है विद रेफरेंस टू देयर रिस्क वेटेड एसेट्स। सो ये जितनी ज्यादा होगी दैट शोज द बेटर पोजीशन, कि बैंकों के पास पैसा है। ठीक है, फाइन। सो सी मतलब ये अभी तक हम लोगों ने देखा, कोई भी नेगेटिव चीज अभी तक हम लोगों ने देखी नहीं। एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है, सर्विसेज ग्रो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है। जीएनपीए जो नेगेटिव चीज है वो कम जा रहा है, ये भी अच्छी बात है। और सीआरएआर ये बढ़ रहा है, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, अब ये देख लो, ये भी डेटा याद कर सकते हो, बिकॉज जीएनपीए ऑल टाइम लो हो चुका है। ऑल टाइम लो मतलब ये देखो, जीएनपीए रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं आप लोगों के? एसबीआई वगैरह, इनको शेड्यूल्ड बोलते हैं क्योंकि ये आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। फाइन, उसके बाद है, तो ये है आप लोगों के 2.6% हो जाते हैं ये एट द एंड ऑफ सितंबर 2024। 2.6% नहीं याद हो रहा छोड़ दो, बट जीएनपीए रिड्यूस हुए हैं ये पता होना चाहिए। द स्टेटमेंट विल से कि जीएनपीए हैव इंक्रीज्ड इन द रिसेंट टाइम्स, वो गलत हो जाएगा। दूसरी तरफ जो भी बेसल नॉर्म्स है वो सारे हम लोग फुलफिल करें हैं। सीआरएआर की जो रेशो है वो 16% है। ठीक है, और कॉमन इक्विटी टीयर 1 की जो रेशो है वो 8% की रिक्वायरमेंट से मीट कर रही है, जितनी भी आरबीआई ने सजेस्ट की है। तो कॉमन इक्विटी टीयर 1 इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैपिटल। तो एक कैपिटल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जो भी पैसा उसके पास है ना, बैंक के पास। अब बैंक के पास एक पैसा, तो मान लो बैंक ने लोन उठाया है कहीं से, तो वो भी बैंक की कैपिटल है। या फिर एक पैसा बैंक का वो है जो बैंक की इक्विटी है, जो बैंक के प्रॉफिट वगैरह से आए, तो इक्विटी इज अ बेटर कैपिटल। तो कॉमन इक्विटी टीयर 1 में होती है आप लोगों की इक्विटी वाली कैपिटल। ठीक है, जो बैंक का अपना पैसा है, वो डेट नहीं है, वो बैंक का अपना खुद की कमाई है, या बैंक के शेयर होल्डर्स ने जो पैसा दिया है वो वाला पैसा होता है आप लोगों का कॉमन इक्विटी टीयर 1। बाकी उसके अंदर आप लोगों को ज्यादा घुसना नहीं, याद क्या करना है भाई, सीआरएआर जो है वो जो है हमारे इंक्रीज हुआ है और वो बढ़िया रेशियो चल रहा है। उसके बाद ये देखो, इंडिया का जो बैंक क्रेडिट है टू द प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर टू द जीडीपी रेशियो इज लोअर देन दैट ऑफ एडवांस्ड इकोनॉमीज। दिस इज द ओनली, मतलब इसको मैं एज सच नेगेटिव नहीं है, क्योंकि इंडिया की और उनकी देयर विल बी, मतलब हमारी
कंडीशंस भी तो डिफरेंट है, बट ये चीज आप लोग इसको एज ए नेगेटिव याद कर लो कि हमने जितना भी बैंक को क्रेडिट दिया, ठीक है, इंडिया ने बैंक ने जो भी क्रेडिट दिया टू द प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर वो कम है। तो प्राइवेट सेक्टर में नॉन फाइनेंशियल सेक्टर को स्पेशली, तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है, जो कि फॉर द नॉन फाइनेंशियल पर्पज, यानी कि मान लीजिए किसी ने कार लोन लिया है, होम लोन लिया है, तो वो कोई फाइनेंशियल पर्पज के लिए नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर, नो फाइनेंशियल सेक्टर को लोन कैसा होगा भाई, वो आगे कहीं म्यूचुअल फंड में दे रहे हैं या एनबीएफसी में दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को, जो नॉर्मल लोगों को लोन मिला है वो कम है, वो बैंक की क्रेडिट की रेशियो कम है। बट दैट डजेंट मैटर, क्योंकि हमारी ये जो है कंपेयर टू एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज से भी ये लोअर है। एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में आप लोग ब्रिक को मान लो, है ना, लेकिन इंडोनेशिया मैक्सिको से ज्यादा है। नो, अभी इतना नहीं करना है, बस नॉर्मल नॉर्मल याद करना है कि प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर को जो लोन मिला है विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी दैट इज लेस देन द एडवांस्ड इकोनॉमीज, उतना इनफ रहेगा। उसके बाद है डेवलपमेंट इन द कैपिटल मार्केट। अब इन्होंने कैपिटल मार्केट में डिस्कस की है कुछ, यहाँ पे से आप लोगों को क्या है, दिस इज मतलब ये एक तरीके आप लोग की, इसके साथ अपना आप स्टैटिक रिवाइज कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ प्राइमरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम एक सिक्योरिटी इशू होती है, तब आप खरीदते हो। आप सारा पैसा किसको देते हो, सीधा उस कंपनी को देते हो, फाइन। ऑन द अदर हैंड व्हाट कैन बी, दूसरी चीज क्या हो सकती है आप लोगों की, सेकेंडरी मार्केट की, जब आपके पास हाथ में एक शेयर है लेकिन आप वो दूसरे इन्वेस्टर को बेच रहे हो। अच्छा, अब हमारे डीमैट अकाउंट जो हैं, जो भी आप लोगों का ये आप अकाउंट बनाते हो शेयर्स के बाइंग सेलिंग के लिए, वो जो है वो बढ़ गए हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, आईपीओ कितने इशू है, आईपीओ इज फर्स्ट टाइम कोई कंपनी आके पब्लिक में शेयर बांट रही है, ठीक है, समझते चलो। आईपीओ क्या होता है, फर्स्ट टाइम कोई कंपनी आई और उसने पब्लिक में शेयर बांटे, तो वो जो आईपीओ है वो हमारे बढ़े हैं। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव है। डीमैट अकाउंट बढ़े हैं। प्राइमरी मार्केट में जो हमारा पैसा मोबिलाइज हुआ है वो भी 5% ज्यादा। अब ये परसेंटेज नहीं, बस बढ़ा है या घटा है, बढ़ा है, हर चीज पॉजिटिव है उधर। कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशो ये भी बढ़ी है। कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशो माने कि जो जो इन की वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक्स, वो क्या हुई है, वो भी बढ़ी है। अब ये भी अच्छी चीज है, ठीक है। दिस इज फार हाइयर देन द चाइना और ब्राजील, इसको भी पीछे छोड़ते हैं, नोट नीड टू रिमेंबर। इंश्योरेंस सेक्टर में देख लेंगे अब इंश्योरेंस सेक्टर में एक चीज याद रखनी है कि दिस इज इंपॉर्टेंट, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो घटी है, ठीक है। ये बहुत रेयरली होता है कि किसी सेक्टर में ऐसा नेगेटिव चीज दिखे, बट हाँ, अब हमें ये नेगेटिव चीज, अब वो पिछली वाली याद रखो या ना रखो, जो एक नेगेटिव चीज अभी हम लोगों ने देखी थी, ये लोन वाली ना, प्राइवेट सेक्टर वाले लोन, बट ये याद रखना है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन घटा है। अब कितने से घटा है वो मत याद करो। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का क्या मतलब है, द टोटल प्रीमियम क्यूमुलेटिव, पूरा देश कितना प्रीमियम पे कर रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ, एज अ रेशियो ऑफ जीडीपी। तो ये जितना ज्यादा होता है ये उतना अच्छा होता है, ठीक है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमारा तो 10% भी नहीं है, एंड ये कंट्रीज में 40% तक है, ठीक है। बाकी ये जो आप लोगों की एडवांस इकोनॉमीज है, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन पहले ही कम था और भी ज्यादा डिक्लाइन कर गया। बाकी इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रो करेगा। लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो ड्रॉप हुआ है, ठीक है, और नॉन लाइफ पेनिट्रेशन स्टेबल रहा है। अब इनमें मत जाओ। बाकी लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या, लाइफ इंश्योरेंस जो एलआईसी वाले प्रोडक्ट्स हैं, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कौन से प्रोडक्ट हो गए आप लोगों की, व्हीकल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, बाकी सब कुछ। तो लाइफ इंश्योरेंस में आप लोगों की ड्रॉप आई है। दूसरा एक और वर्ड यहाँ होता है, वो होता है इंश्योरेंस की डेंसिटी, दैट इज द रेशियो ऑफ प्रीमियम दैट इज बीइंग पेड एंड अपॉन द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो कितनी बंदों में, मतलब वो टोटल पॉपुलेशन के कितने हिस्से के हिसाब से आप लोगों की प्रीमियम है, तो वो वाली जो रेशियो है दैट इज योर इंश्योरेंस डेंसिटी। ये आप लोगों की आती है डॉलर्स में, कि पर बंदे कितने डॉलर की वो है की डेंसिटी है ना। इंडिया में इंश्योरेंस डेंसिटी इज अराउंड $95 एटसेट्रा, और वर्ल्ड एवरेज इज मोर देन $100, ठीक है, $800। तो ये भी हमारी खराब है। बट अब ये $895 याद करना है, बिल्कुल नहीं याद करना है। याद क्या करना है कि हमारी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन घट गई है, दैट इज अ शेमफुल थिंग, ठीक है। बस मतलब कुछ भी करके ये याद कर लो, दैट मच शैल सफाइस। उसके बाद आ जाओ यहाँ ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, हमें क्या ये इंडेक्स वैल्यू वगैरह याद करनी है, बड़ा घटा नहीं, कुछ भी नहीं। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है, मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट, दैट इज इट। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी में इन्होंने कुछ कुछ बताया हुआ है कि 1/5 ऑफ द ऑल रिपोर्टेड इंसिडेंट्स जो है क्या है, 1/5 ऑफ द ऑल रिपोर्टेड साइबर इंसिडेंट्स इन्वॉल्व फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स। तो नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ, एक रिपोर्ट का नाम है यहाँ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल की स्टेबिलिटी कौन देखेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, वो है आप लोगों का आईएमएफ। अब याद रखना, वर्ल्ड बैंक वैसी वैसी रिपोर्ट निकालता है जो कि आप लोगों की डेवलपिंग कंट्री से रिलेटेड हो,
ठीक है। डेट वगैरह की रिपोर्ट्स होती है, वो भी आप लोगों का वर्ल्ड बैंक निकालता है। आईएमएफ ऑन द अदर हैंड फाइनेंसिस देखता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की रिपोर्ट ये देखता है। दूसरी तरफ इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को निकालता है, आरबीआई निकालता है, एंड दैट इज अ 6 मंथली रिपोर्ट, यानी कि हर एक साल में 2 रिपोर्ट आएंगी। देखो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस के लिए आप लोगों को ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। बट प्रीलिम्स के लिए वी गो ओनली दिस मच। उसके बाद आ जाओ फाइनेंशियलाइजेशन, ये टर्म आ सकती है। फाइनेंशियलाइजेशन वाज इन यूज, इट वाज इन विच कॉन्टेक्स्ट दैट वी सी दिस बीइंग यूज्ड। तो दिस रेफर्स टू तो फाइनेंशियलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली इट इज द डोमिनेंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है आप लोगों की, वो डोमिनेट कर रही है, ठीक है। और इलेक्शन, ये इलेक्शन कह रहा हूं मैं, इकोनॉमिक सर्वे ने लास्ट ईयर भी हमें वार्न किया था, ठीक है, इसके खिलाफ। जैसे इस साल की मेन थीम में हम लोग डीरेगुलेशन वगैरह बता रहे हैं, खैर मेन थीम तो नहीं, बट लास्ट ईयर भी फाइनेंशियलाइजेशन वाज इन इकोनॉमिक सर्वे, सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो इसका क्या मतलब होता है? जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट होती है ना, वो डोमिनेट करती है आपकी पॉलिसीज को। दैट मीन्स जो आपके बॉन्ड्स, स्टॉक्स, इनके अंदर ज्यादा पैसा जा रहा है, ठीक है, रिलेटिव टू जो आप लोगों की नॉर्मल बैंक डिपॉजिट्स वगैरह हो गए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 70% पैसा गया, यहाँ 30%। इट इज ओवरऑल कि भाई जितना पहले नहीं जा रहा था उतना ज्यादा। और ये क्योंकि वॉलेटाइल है, ठीक है, ये मार्केट, बैंक इज अ स्टेबिलिटी, तो इसकी वजह से हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है उसके अंदर कुछ इश्यूज आते हैं। मेन बात क्या है, बस इतना याद रखना है, फाइनेंशियलाइजेशन इज व्हेन जो फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट वाला आप लोगों का पूरा चैप्टर होता है, तो वो क्या है, वही तो है फाइनेंशियल सेक्टर पूरा। जब आप मनी मार्केट पढ़ते हो, कैपिटल मार्केट पढ़ते हो, ऑल ऑफ दैट, ठीक है, वो यही है, ठीक है। नेक्स्ट अप इज योर एक्सटर्नल सेक्टर। ये चैप्टर 3 पे आ जाओ कि अब ये एफडीआई के बारे में बता रहा है। ये बोल रहा है कि अनसर्टेनिटीज हैं इस मैटर में, ठीक है। अनसर्टेनिटीज का कारण क्या है? डिसरप्शन इन द रेड सी, हॉर्मुज स्ट्रेट में कॉन्फ्लिक्ट। अब हॉर्मुज स्ट्रेट कहाँ है? ये देखिए, ये आप लोगों का है सीड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ये हम लोगों ने वैसे उसके अंदर भी किया हुआ है, आप लोगों के आईआर वाली क्लास में हम लोगों ने ये चीज देखी थी सारी, है ना। नाउ हियर इट इज योर बाबल मंडीप स्ट्रेट। दूसरी तरफ यहाँ यहाँ पे ये आप लोगों का ओमन है, राइट। और ओमन और इधर से ये है ईरान, इनके बीच में स्ट्रेट बनता है, दिस इज योर हॉर्मुज स्ट्रेट, ठीक है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट कहाँ है? इज इट इन पर्शियन गल्फ और इज इट इन पर्शियन गल्फ और इज इट इन रेड सी? देखो ये रेड सी है और ये पर्शियन गल्फ है, तो प्लीज रिमेंबर कि ये आप लोगों का पर्शियन गल्फ में है, और ये ओमन को अलग करता है। किससे अलग करता है? इधर से, ईरान से। तो हॉर्मुज स्ट्रेट का मेन बात यहाँ पे क्यों हाईलाइट किया कि 21% ऑफ द ग्लोबल पेट्रोलियम लिक्विड कंजम्पशन यहाँ से चैनलाइज होता है, ठीक है। सऊदी वगैरह सब वही है, इसीलिए। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से अनसर्टेनिटीज है, पनामा कैनाल में पानी कम हो गया था, वो भी इशू था न्यूज में, ठीक है। अब बाकी कुछ काम का नहीं है। अब यहाँ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बताई है, 3.5% ऑफ द एक्सपोर्ट एंड 3% ऑफ द मर्चेंडाइज इंपोर्ट। मर्चेंडाइज माने केवल गुड्स का, बट हमें ये करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमें वर्ल्ड का कुछ नहीं समझना, ठीक है, हमें सिर्फ अपने से काम है कि इंडिया का अगर कुछ ये बताए वो चीज है, ठीक है। अच्छा, ये इंडिया की परफॉर्मेंस, ये भी फर्स्ट 8 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। तो ऐसे 8 मंथ्स की परफॉर्मेंस हमारी किसी खास काम की है नहीं। अब टैरिफ पॉलिसीज, अब देखिए टैरिफ पॉलिसीज क्या होते हैं। एवरेज टैरिफ जो थे वो इंडिया के एवरेज टैरिफ क्या हुए, इंडिया ने कम कर दिए हैं। बट हम लोगों को सिर्फ ये समझना है टैरिफ पॉलिसीज क्या होता है। टैरिफ लगाना माने, अब ये ट्रम्प आके रोज कर तो रहा है ना बयानबाजी कि मैं टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ, टैरिफ माने टैक्सेस, कस्टम्स लगाने, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने दूसरे की प्रोडक्ट्स पे, या ड्यूटीज लगाना। ऑन द अदर हैंड नॉन टैरिफ मेजर्स होते हैं, जैसे आप लोगों के फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगा देते हैं कि भाई इतनी परसेंट इसमें शुद्धता होनी चाहिए। जो ये ईयू वाले यही सब काम करते हैं, ठीक है। फाइटोसैनिटरी मेजर्स कि खाने की चीज में इतना परसेंट शुगर, इतने परसेंट एडिटिव, इतने परसेंट फर्टिलाइजर कार्सिनोजेनिक नहीं होना चाहिए वगैरह। तो यहाँ पे ऑल्सो व्हाट दे कैन डू इज नॉन टैरिफ मेजर में कोटा लगा सकते हैं कि आप लोग 5 kg से ज्यादा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये होते हैं आप लोगों के नॉन टैरिफ मेजर। अब इंडिया की ट्रेंड परफॉर्मेंस समझ लो। तो लास्ट ईयर में, ठीक है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स थे वो बढ़ी, जी हाँ बिल्कुल बढ़े हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। एक्सपोर्ट जो हम दूसरे देश में भेज रहे हैं, और हमारे इंपोर्ट्स बढ़े हैं या घटे हैं? बढ़े हैं, वो भी बढ़े हैं, ठीक है। अब उसके बाद है इंडिया कमांड्स 10.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट। अब ये हमारी काम का नहीं है बिल्कुल भी कि हम किस सेक्टर में कितने नंबर पे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड इन दिस कैटेगरी, सो नॉट इंपॉर्टेंट अगेन।
अब यहाँ पे एक्सपोर्टर की ईज के लिए हम लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं, सो ये सब भी मीन्स की चीजें हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। बट देखो ये है डीजीएफटी मोबाइल ऐप हम लोगों ने लॉन्च की। डीजीएफटी इज योर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये कहाँ बैठता है कि आप लोगों की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में बैठते हैं, फॉरेन ट्रेड वगैरह का रेगुलेटर। ठीक है, लॉन्च ऑफ ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म, इनहांस्ड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी जेनरिक चीजें। ईबीआरसी, ईबीआरसी याद कर लो, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। दिस इज बैंक ना ये रियलाइजेशन सर्टिफिकेट देता है एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को। ठीक है, कि हम लोगों ने इनका पैसा जो है वो, मतलब जैसे जब आप डॉलर से रुपए कन्वर्ट करवाने जाओगे, ठीक है, तो वहां पे आप लोग दूसरे देश से डायरेक्ट उसमें तो पेमेंट ले नहीं सकते हो, तो आपको कन्वर्ट, ठीक है, और आप कुछ पेमेंट भी रिसीव करोगे। अब बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट हुआ है, ये बैंक इशू करता है। मान लीजिए इंपोर्टर ने आपके पास पैसा भेजा, तो बैंक कंफर्म करेगा, बैंक आपको सर्टिफिकेट देगा कि ठीक है भाई इस एक्सपोर्टर के पास ऐसे ऐसे पैसा आया है। ठीक है, अब ये सब होगा कुछ उनका पर्पज कि भाई हमें रेगुलेट करना है या उन लोगों को डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से चाहिए, दैट डजंट मैटर। बट बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, इतना याद कर लो, बहुत है। नेक्स्ट है, क्या हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट है या करंट अकाउंट का सरप्लस है। हमारे पास करंट अकाउंट का जो है वो डेफिसिट है। ठीक है, करंट अकाउंट कौन सा होता है, जिसके अंदर आप लोगों के आते हैं मेन चीजें, ट्रांसफर पेमेंट्स जो वन साइडेड पेमेंट होती हैं, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, इनकम जो भी आपकी दूसरे देश में है आ रही है या दूसरे देश में इनकम जा रही है, वो सारा आप लोगों का करंट अकाउंट का पार्ट है। फाइन। अब आगे है एफडीआई। एफडीआई के इनफ्लोज हमारे क्या हुए होंगे, अब मैं बता रहा हूँ सब कुछ पॉजिटिव हुआ है। हम लोगों ने अभी तक क्या ही चीज देखी भाई, हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़े, हमारी इंपोर्ट भी बढ़ रही है, हर चीज पॉजिटिव ही देखी हम लोगों ने अभी तक। इस पूरी, मतलब पूरी इसमें सिवाय पेनिट्रेशन के, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो घट गई है, उसके अलावा बाकी सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है हमारी इकोनॉमी में। तो एफडीआई भी बढ़ेगी, और एफडीआई ने 1 ट्रिलियन मार्क को क्रॉस कर लिया है सितंबर 2024 में। दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये 2000 से लेके 2024 तक का बता रहे हैं, तो इंडिया ने ओवरऑल आज तक हमारी जितने भी वो है 1 ट्रिलियन मार्क को क्रॉस कर दिया। अब इसके बाद है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व कौन मेंटेन करता है, आरबीआई मेंटेन करता है। ठीक है, इधर क्या क्या है आप लोगों के, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, रिजर्व ट्रांचे पोजीशन, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं कि फॉरेक्स का पार्ट क्या क्या होता है। ठीक है, तो गोल्ड भी होता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी कि मान लो डॉलर यूरो वगैरह लिया हुआ है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हो सकते हैं, रिजर्व ट्रांचे पोजीशन, ये सभी आप लोगों के उसका पार्ट है। नेक्स्ट अप इज योर एक्सटर्नल डेट पोजीशन ऑफ इंडिया। इंडिया की एक्सटर्नल डेट में क्या पोजीशन है। ठीक है, इंडिया की एक्सटर्नल डेट में क्या पोजीशन है, तो दिस ये कैसे नापोगे आप, एक्सटर्नल डेट आपके पास जितना है और अपॉन में आपकी जीडीपी। ठीक है, तो ये जो है ये 19.4 है, दिस इज स्टेबल। ठीक है, इसको मानिए हम लोग स्टेबल। अब बाकी इसने कुछ कुछ बातें बता दी, वो काम की नहीं है, ये काम का नहीं है। चलो नेक्स्ट आप लोगों का है इन्फ्लेशन। अब देख लीजिए ग्लोबल इन्फ्लेशन, पॉजिटिव चीज क्या होगी, वो डिक्लाइन कर गया। कोर इन्फ्लेशन भी लोएस्ट है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर मानी कोर आइटम्स में इन्फ्लेशन, यानी कि वोलेटाइल आइटम्स जब आप निकाल देते हो ना इन्फ्लेशन के लिए, वोलेटाइल आइटम्स जैसे कि जिनकी प्राइस ज्यादा बढ़ते या घटते हैं, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते या घटते हैं, फूड हो गया, फ्यूअल हो गया। ठीक है, इनका जो प्रोडक्शन होता है और कंजम्पशन होता है वो डेली मैटर पे मतलब वेरी करता है। दूसरा, इनकी जो सप्लाई है वो भी आप लोगों की हेम्पर की जा सकती है। जैसे मान लीजिए पूरी की पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय होगी अगर मानसून नहीं आया तो, ठीक है, तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फाइन, ऐसा ही फ्यूल में होता है, आए दिन या मिडल ईस्ट में कुछ ना कुछ हुआ रहता है, वहां से ही फ्यूल आता है, तो उसकी वजह से उनके भी जो प्राइसेस हैं वो वोलेटाइल है। तो उस अगर हम उस प्राइसेस को निकाल दें, ठीक है, तो अगर मैं उन प्राइसेस को इंक्लूड कर रहा हूं और इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहा हूं, देन मैं क्या है कैलकुलेट कर रहा हूं, हेडलाइन इन्फ्लेशन। बट अगर मैं उसको निकाल के कर रहा हूं, देन आई एम कैलकुलेटिंग कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, अब इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है भाई, यानी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन ही रिटेल लेवल पे जो हम आप खरीद रहे हैं वो क्या है, रिड्यूस हुआ है। रिटेल इन्फ्लेशन हम लोग इंडिया में किससे नापते हैं, आप लोगों के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। ठीक है, क्योंकि एक इन्फ्लेशन आप लोगों का हो सकता है होलसेल लेवल पे कितना इन्फ्लेशन है, उसके लिए आप लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स से नापते हो। ठीक है, अब इसके बाद फूड इन्फ्लेशन के बारे में इसने दिया हुआ है। फूड इन्फ्लेशन बढ़ता ही है, फूड में इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है आजकल, क्यों, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ गई हैं, आए दिन साइक्लोन, हैवी रेन, ये सब हो रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आगे है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, ये भी हम लोगों का एक सीपीआई ही है। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही है, बट ये केवल फूड वाले प्रोडक्ट्स को लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, नाउ सी, ये जो मेजर्स होते हैं ये भी हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, प्रीलिम्स में वो क्या मेजर्स थोड़ी पूछ सकते हैं आपसे कि क्या क्या मेजर लेंगे, बट हाँ चलिए स्टॉक लिमिट लगा देंगे हम लोग कि भाई बाहर नहीं बेचना, हमारे पास सप्लाई बनी रहेगी जिससे कि इन्फ्लेशन नहीं होगा। ठीक है, तो जो नॉर्मल भी इन्फ्लेशन को जो आप स्टार्टिंग में अपने पढ़ते हो कि इन्फ्लेशन को मैं कैसे ठीक करूं, या तो मैं सप्लाई साइड मेजर बनाऊंगा,
ठीक है, सप्लाई को बढ़िया कर दूंगा, सप्लाई बढ़ा दूंगा, या तो भाई मैं किसी चीज की डिमांड कम कर दूंगा। डिमांड मैं कैसे कम करवा सकता हूँ किसी चीज की? मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिंक्ड है, ये आप लोगों का पूरा स्टैटिक पोर्शन है। इसके अंदर एज सच कुछ नई चीज आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे नहीं बता रहे। लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबिलिटी के लिए इकोनॉमिक सर्वे हाँ कुछ चीजें सजेस्ट कर रहा है कि हमें क्या करना है, हमें क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप वेराइटीज बनानी है, ताकि कल को बारिश हुई ना हुई, हमारी क्रॉप प्रोडक्शन तो हो, हमारी हाई यील्ड होनी चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये सब जेनरिक बातें हैं, कुछ इसमें काम का है नहीं। ठीक है, विद दिस हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आप लोगों का मीडियम टर्म का आउटलुक। यहाँ पे जो ये बोल रहा है डी रेगुलेशन ड्राइव्स ग्रोथ, ये बोल रहा है कि डी रेगुलेशन करनी पड़ेगी। अब आप लोगों को प्रीलिम्स ओरिएंटेड मैनर में फटाफट से इसमें लेके चलते हैं। फर्स्ट थिंग इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? अब मैंने एक मर्सर सीएफए की मैंने आप लोगों को पेंशन इंडेक्स बताया, उसके बाद हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की थी, वो किसकी थी? वो भी आईएमएफ की थी। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये किसका है? ये भी आईएमएफ का ही है, प्लीज रिमेंबर दिस। इसके अलावा और कुछ खास है नहीं। अच्छा, इसमें इसने एक और टर्म डिस्कस किया। हम लोगों ने टर्म्स कौन कौन से कर लिया बात? एक हम लोगों ने फाइनेंशियलाइजेशन कर ली, दैट इज अ नेगेटिव टर्म। अनदर टर्म इज जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन माने टूटना। अब ये है कि आप लोग याद करो 1991 के बाद हम लोगों का कैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है, इंडिया के केस में भी और वैसे वर्ल्ड लेवल पे भी, क्योंकि 91 में यूएसएसआर ब्लॉक वो हो गया, टूट गया, तो उसके बाद जो है ग्लोबलाइजेशन बढ़ जाता है। ठीक है, कम्युनिज्म फेल्ड एज अ स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब क्या है 1991 में आ जाओ। ग्लोबलाइजेशन के कारण 1991 ऑनवर्ड्स क्या होता है, हम लोगों का डब्ल्यूटीओ का बनता है, याद करो 1995 में। तो ग्लोबलाइजेशन जब खत्म हो रहा है तो असल में क्या क्या चीज हो रही है, दैट हैविंग वी आर हैविंग अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। फाइन, अभी तक हमारे पास ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, हम सब एक दूसरे से लिंक्ड है। लेकिन अभी देखिए उसके बाद क्या होते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं। सबसे पहले आप लोगों का ये आ गया, सब प्राइम क्राइसिस आ जाता है 2008 में। उसके बाद में यूरोजोन क्राइसिस आ जाता है 2013-14 में। उसके बाद आप लोगों का कोविड क्राइसिस आ जाता है 2020 में। और उसके बाद ये दुनिया भर के इश्यूज चल ही रही हैं। जियोपॉलिटिकली ईस्ट और वेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ गया है, नॉर्थ और साउथ के क्लैशेस बढ़ गए हैं। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, अब के टाइम पे जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, यानी कि पॉलिसी ड्रिवन रिवर्सल हो रहा है। रिवर्स जा रहे हैं हम लोग, जो हम पहले ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर रहे थे। कैसे? हम लोग एफटीए साइन कर रहे थे, हम लोग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर रहे थे। ठीक है, एक दूसरे के देश में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही थी। दूसरी तरफ अब क्या हो रहा है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है? यूएस और उसका करेंसी वॉर। ठीक है, यूएस चाइना का करेंसी वॉर, टैरिफ वॉर, जो ये ट्रम्प आके आई थिंक बयानबाजी करता है, ऑल ऑफ दिस इज व्हाट, ये सभी ग्लोबल जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन का ही पार्ट है। ठीक है, देन यस, तो ग्लोबल, सो जीईएफ इज रिप्लेसिंग ग्लोबलाइजेशन, ये चीज ये बता रहे हैं। इट इनकम्पासेस डिफरेंट, तो दिस प्रोसेस एनकम्पासेस डिफरेंट चैनल्स इंक्लूडिंग ट्रेड, कैपिटल, माइग्रेशन फ्लोज थ्रू विच फ्रेगमेंटेशन इज रीशेपिंग। तो फ्रेगमेंट हो रहा है और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो रीशेप हो रही है। ठीक है, अब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया ने क्या किया, ये वो सारी चीजें हैं। अब ये ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने कुछ लीगल स्टैंडर्ड्स ठीक कर दिए, कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस कर दिया, स्ट्रीमलाइन कर दिए प्रोसेसेस, वन सिंगल विंडो क्लियरेंसेस दे दी हैं, डिजिटल कर दिया सिस्टम, सिंपल चीजें। अब इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी इसकी वजह से, जो है इंप्लीकेशंस ऑफ जीईएफ, जीईएफ के कारण आप लोगों के ट्रेड पे और इस पे इन्वेस्टमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी। ठीक है, एफडीआई के फ्लोज जो होंगे वो कम हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये समझो, जीईएफ को एज अ ऑपोजिट टू ग्लोबलाइजेशन समझो और तब वहां आंसर कर देना। ठीक है, टर्म बाई बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लास्ट 5 years वाज ऑन, अच्छा, तो अब पब्लिक स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का इंक्रीज हो रहा है। अब हम लोग डेटा में नहीं घुसेंगे, बिकॉज जो ये डेटा है वही बात है। अब यहाँ 20 से 24 के बीच में दिया हुआ है, कभी ये 17 से 24 के बीच में देते हैं, तो डेटा करने का कुछ लॉजिक ही नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, इतना याद करो। अब यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, फ्रॉम दिस चैप्टर यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ स्कीम्स। यहाँ पे स्कीम्स के केवल नाम दिए हुए हैं। अब आपको करना क्या है, जो भी स्कीम्स इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, जब आप अपनी स्कीम्स प्रिपेयर करते हो एज पार्ट ऑफ योर ईदर सोसाइटी या वैसे भी कर रहे हो, गवर्नमेंट स्कीम्स हम प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो आप लोगों को ये वाली स्कीम्स पे ज्यादा ध्यान देना है, यही फर्क है। ठीक है, अब रेलवे सेक्टर, इंडिया का रेलवे सेक्टर क्या है, 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। इसके बाद में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, ये किस चीज से रिलेटेड है? ठीक है, हाई डेंसिटी रूट्स पे हम लोग ऑटोमेटिकली वो सिग्नल ब्लॉक कर देंगे कि मैनुअल सिस्टम की जरूरत ना हो और भाई ट्रेन क्लैश ना करे। ये आप लोगों का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आ गया, कुछ खास इसके अंदर है नहीं।
दूसरा रोड सेक्टर में भारतमाला परियोजना। अब देखो ये इसने यहाँ इसके बारे में कुछ भी नहीं देखा। लॉन्च इन 2017, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, बट भारतमाला के बारे में और ज्यादा चीजें ये नहीं दे रहे। 76 प्रोजेक्ट कंप्लीट है। अब हम लोग ये उसकी कमेंट्री में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो भारतमाला, बट जब ये आप लोग अपने उधर से करोगे, व्हाइल यू आर डूइंग योर स्कीम्स, तब आप लोग इसको डिटेल में करोगे। ये चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ। एमएमएलपी क्या होता है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्ट, दिस इज फॉर द लॉजिस्टिक्स। तो हमारी 6 एमएमएलपी जो है वो अवार्ड किए जा चुके हैं। चेन्नई, इंदौर, नागपुर, जालना, जगीगोपा एंड बेंगलुरु। नेक्स्ट इज सिविल एविएशन सेक्टर में भी अब यही कह रहे हैं कि वो वही कैपेसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। उड़ान स्कीम किसके लिए है भाई? गरीबों को भी हम लोग हवाई जहाज में उड़ाएंगे। ये स्कीम भी फिर अब उसके अंदर आप लोग डिटेल में करोगे। पोर्ट इंडस्ट्री ने क्या क्या किया है? सागरमाला प्रोग्राम है पोर्ट से रिलेटेड, वो आप लोगों को डिटेल में करना है। चाबहार पोर्ट कहाँ है? ईरान में है। ये हम लोगों ने आईआर में अच्छे से कवर किया है, यू कैन गो एंड चेक देयर। आईएनएसटीसी भी हम लोगों ने वहां पे कवर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है हरित नौका गाइडलाइन, दिस इज फॉर द शिप सेक्टर। तो शिप सेक्टर को ग्रीन बनाने के लिए है हरित नौका गाइडलाइन। इवन 2030 तक ये जो है आप लोगों का रेलवे सेक्टर का है कि हम लोग 2030 तक नेट जीरो हो जाएंगे। बट ऐसा अगर मैं देखूं कि इस डॉक्यूमेंट में प्रीलिम्स ओरिएंटेड कुछ है तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये देख लो पावर सेक्टर में अब ये कह रहे हैं कि कैपेसिटी जो है वो राइज करेगी भाई, हमारी पॉपुलेशन राइज करेगी, कैपेसिटी भी राइज करेगी, हमारी डिमांड भी राइज करेगी। हमारा जो शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है ये हम बाद में भी देखेंगे, वो भी 47% है। नाउ दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट, पर ये डेटा मैंने बाद में आगे वाले एक ये पूरा चैप्टर है ना क्लाइमेट का, वहां भी हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे भी कर दिया। चलो ठीक है। अब चलिए, अब इसकी स्कीम्स, सौभाग्य स्कीम इस चीज से रिलेटेड है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम भी इससे रिलेटेड है, नहीं काम का है। टेलीकॉम में भारत नेट प्रोजेक्ट, ये आप लोगों को देखना है कि ग्राम पंचायत वगैरह को कनेक्ट करेंगे। आईटी सेक्टर में मेघराज, अब देखो जी जो चीजें यहाँ पे मैंने हाईलाइट वही की हैं जो यहाँ पे पूरा पूरा दिया हुआ है। अब जैसे मेघराज वॉज इन न्यूज, मेघराज क्या है? दैट इज अ क्लाउड इनिशिएटिव। क्लाउड, जो क्लाउड कंप्यूटिंग, मेघ को इंग्लिश में क्लाउड बोलते हैं ना, तो ये जो आप क्लाउड पे स्टोरेज करते हो ये वही चीज है कि आप लोगों को आईसीटी सर्विसेज दोगे वाया द क्लाउड कंप्यूटिंग टू द सेंट्रल स्टेट एंड यूटी डिपार्टमेंट्स, ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद ये जल जीवन मिशन दे दिया। कुछ स्टेट्स ने 100% कवरेज ले ली, कितनों ने करी और कितनों ने नहीं करी ये तो याद कर नहीं सकते हम कितनी स्कीम के लिए करेंगे। नेक्स्ट अर्बन सेक्टर, प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह, अमृत स्कीम, ठीक है। प्रसाद स्कीम, प्रसाद स्कीम किस चीज से रिलेटेड है? टूरिज्म सेक्टर से। स्वदेश दर्शन स्कीम किस चीज से रिलेटेड है? इस वाले सेक्टर से। अब इनका डेटा वेटा दिया है वो काम का नहीं है, ठीक है। यू कैन पुट योर टाइम देयर बट आई सजेस्ट नॉट टू गो देयर। अब आ जाएंगे चैप्टर 7 पे, इंडस्ट्री ऑल अबाउट द बिजनेस रिफॉर्म्स। अब इन्होंने बिजनेस बोला। अब देखिए यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने वही डेटा दिया है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब जैसे इंडिया रैंक्स 7th इन द सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, वो याद करना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ है कि इंडिया कितना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया कितना शेयर है, तो कितना शेयर होल्ड करता है? केवल 2.8%। तो मान लो पूरे विश्व में 100 किलो कोई भी चीज, टोटल चीजें सब कुछ मिला के 100 किलो बन रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की, तो इंडिया केवल 2.8 केजी बना रहे और चाइना कितना? 28.8, ठीक है। सीमेंट में इंडिया ही सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर ग्लोबली, बस इतना ही याद करना है। स्टील में हमारे पास स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी वगैरह आ गई, कुछ खास काम का ये है नहीं। बाकी हाँ पीएलआई स्कीम हमने इसमें लॉन्च की हुई है। उसके बाद क्या है? केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, ये डेटा रह गया। ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि हमारा कितना, लगभग 45% जो है वो हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। द स्टेटमेंट विल से 90%। वो बहुत दूर करेंगे, या तो वो 5% देंगे स्टेटमेंट में या 90%, अगर गलत ही बनाना होगा, क्योंकि 40 और 50 दिया तो वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, वो गलत नहीं होगा। सो प्लीज रिमेंबर इट इज अराउंड 45%। 50% याद कर लो नहीं तो, कि उतने के करीब हम लोग इंपोर्ट से ही काम चला रहे हैं अपने केमिकल वाले सेक्टर में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। हम लोग यूजुअली ये समझते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। अब वो बोलेगा इंडिया नाउ मैन्युफैक्चर 99% ऑफ इट्स स्मार्टफोन, एंड ये आप लोगों की इकोनॉमिक सर्वे कह रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वहां पे समझोगे गलत है, नहीं ये बिल्कुल सही है कि इंडिया 99% अपनी स्मार्टफोन जो है वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो कम हो गई है। अब यहाँ पे इसने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया नाम ले दिए, बट उनको बारे में डिस्कस कुछ भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। बट इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है दैट मेक्स अप जस्ट 4% ऑफ द ग्लोबल शेयर। यस, ये भी प्लीज कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इस चीज के बारे में बोलती रहती है अबाउट द टेलीकॉम सेक्टर। सो ये दोनों टर्म वो दे देगा, ये दोनों चीजें वो दे देगा स्टेटमेंट में कि इंडिया इतना मैन्युफैक्चर कर रहा है और केवल 4% ही ग्लोबल शेयर है। एंड यू माइट थिंक दैट बोथ ऑफ दीज आर कॉन्ट्राडिक्टरी, बट इन रियलिटी दे आर नॉट, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ये इन्होंने एक्सपोर्टर का दे दिया। अब टेक्सटाइल्स में नहीं कि 11% है 4% है, वो नहीं करेंगे हम लोग। फार्मास्यूटिकल में बिल्कुल करेंगे। फार्मास्यूटिकल में इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट ग्लोबली वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम वाइज 100 किलो अगर प्रोड्यूस हो रही है,
ठीक है, टोटल तो इंडिया में हाईएस्ट वर्ल्ड में एक कंट्री का है, दूसरे नंबर पे दो, तीसरे नंबर पे इंडिया का है फार्मास्यूटिकल्स में। ठीक है, बाई वैल्यू वी आर एट नाइन्थ। लास्ट ईयर तक हम नाइन्थ में होते थे बाई वैल्यू, यानी कि पैसे के हिसाब से। क्यों? ये 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 डेफिशिएंसी क्यों है? आप खुद सोचो कि हम लोग वॉल्यूम में तो इतना ज्यादा कर रहे हैं बट पैसे में हम लोग बहुत कम कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं वो है जेनेरिक मेडिसिन, जिनको खा के गैम्बिया में बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, मतलब मर गए थे। आई एम नॉट सेइंग कि जेनरिक मेडिसिन खराब है, बट प्रोडक्शन लेवल पे इंडिया मतलब ठीक है यार। चलो, तो ये है थर्ड कर रहा है और यहाँ पे है नाइन्थ। नेक्स्ट है आप लोगों का एमएसएमई। एमएसएमई के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, आप लोगों को याद केवल इतना रखना है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड एक स्कीम है। कौन से सेक्टर के लिए? एमएसएमई सेक्टर के लिए। ठीक है, आगे तो सभी में एमएसएमई आ जाएगा, एमएसएमई समाधान, चैंपियंस पोर्टल, ये सभी वही आप लोगों के कि भाई उनका समाधान एंड चैंपियन पोर्टल समाधान के ग्रीवियंस रिड्रेसल वगैरह के लिए। ठीक है, अब स्टेट वाइज पैटर्न क्या क्या है यहाँ देखो। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ, हाँ इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में एक और बढ़िया चीज है दैट उन्होंने इंटरस्टेट इंटरस्टेट इनइक्वालिटी के ऊपर बहुत जोर दिया है। इंटरस्टेट इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ से सर्विसेज एंड इंडस्ट्रीज की। इंडिया में क्या हो रहा है ना, सारी की सारी प्रोडक्शन कुछ स्टेट मिलके कर रही है। अब यहाँ देखिए कैसे, तो ये चीज याद कर सकते हैं आप कि गुजरात महाराष्ट्र, एक एक चीज याद नहीं करनी, बस यही समझो। आप लोग खुद भी तुक्का मार सकते हो इतना कि जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये मिलके 43% ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सारे आठों के आठों मिला के 0.7% कर रहे हैं। सो दैट इज अ, मतलब ये दिस इज अ इशू ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो हम अपने मीन्स के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट में कैसे इंक्लूसिव होगी भाई डेवलपमेंट, अगर 43% यू कैन सी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, अब सर्विसेज, सर्विसेज में आ जाएंगे। सर्विसेज का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल जीवीए में, वो राइज कर गया है अराउंड 50%। यू हैव टू रिमेंबर दिस। मतलब ऐसा याद नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप लोगों को 55.3% वो वहां देगा। आप लोगों को ये याद करना है कि भाई लगभग 55% जो है हमारा वो टोटल जीबीए कहाँ से आ रहा है, वो हम लोगों का कहाँ से आ रहा है, सर्विस सेक्टर से आ रहा है। ठीक है, इंडिया इज सेवेंथ लार्जेस्ट इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट्स, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। एंड अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द वर्कफोर्स। अभी हम आगे एग्रीकल्चर देखेंगे कि कैसे 46% ऑफ योर वर्कफोर्स इज इन एग्रीकल्चर, एंड वो वैल्यू एडिशन के नाम पे कुछ भी नहीं करते। ठीक है, अब एक और टर्म आ गई। अब फाइनेंशियलाइजेशन वाज द फर्स्ट टर्म दैट वी डिड। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बीच में एक टर्म और की थी, वो जीईएफ वाली, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। एक और बढ़िया सी टर्म यहाँ है, वो है सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि क्या हो रहा है असल में कि मैन्युफैक्चरिंग वाली जो प्लांट्स है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जब वो बड़े हो जाते हैं तब उनको सर्विसेज की आवश्यकता पड़ती है, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के ग्रो करने से सर्विसेज का ऑटोमेटिक फायदा है। तो इंक्रीजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ द सर्विसेज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, तो सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है और पोस्ट प्रोडक्शन वैल्यू एडिशन भी कर रहा है। अब ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, नहीं ध्यान देना, बस ये बात है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी सर्विसिफिकेशन हो रहा है क्योंकि उनको सर्विसेज की जरूरत होती है पोस्ट प्रोडक्शन। फाइन, आ जाइए अब ट्रेड इन द सर्विसेज। अब सर्विसेज में ट्रेड क्या है, कंप्यूटर सर्विसेज एंड द बिजनेस सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। अच्छा, 70% ऑफ इंडिया की सर्विस एक्सपोर्ट्स सिर्फ कंप्यूटर और बिजनेस सर्विसेज है, नॉट इंपोर्टेंट, एक एक डेटा नहीं करेंगे। रेलवेज आ गया फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क। रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, 78% ऑफ द टोटल जीवी ऑफ द ट्रांसपोर्ट। अब देखो ये इस टाइप की चीजें नहीं रट रही है। जी टोटल ग्रोस वैल्यू एडिशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, तो सर्विसेज में भी ट्रांसपोर्ट में 78% इसका है। क्यों क्यों घुसेंगे हम उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है दैट मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 एंड मैरीटाइम अमृतकाल विजन, ये नाम से ही समझ जाओगे किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, शिप वाली इंडस्ट्री से, कि भाई हमारा ये एचएसी स्कीम निकाली है और कुछ नहीं है। उसके बाद है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। इसके अंदर तो ये कैलकुलेट कौन करता है, दिस इज बाय अ फर्म कोल्ड एज JLL। इसका जो पूरा नाम है ना, वो कोई वहीं की कंपनी है, तो जोन्स लंग लसल कुछ ऐसा कुछ नाम है इसका, बट हमें सिर्फ ये करना है कि JLL कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, प्राइवेट एंटिटी है, ठीक है, वो खुद रियल एस्टेट में काम करती है और फिर वो ये ट्रांसपेरेंसी का इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ये जो लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे था उसमें इंपॉर्टेंट थे। तो लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे से आप लोग दो चीजें कर दो, फाइनेंशियलाइजेशन और ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या होते हैं, ये वो होते हैं, दीज आर emerging as the strategic hubs reshaping the Indian corporate landscape, कि हम लोग ग्लोबली कनेक्ट कर दें अपना अपने यहाँ की कंपनीज और ग्लोबली हम लोगों का मतलब इन एसेंस क्या कर रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन प्रमोट कर रहा है। ठीक है,
बस, कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स होने चाहिए विच हैव द वर्थ कि वो लोग बाहर सामान एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सके, वही सब चीजें हैं। टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, और टेली डेंसिटी यानी कि टेलीकॉम कनेक्शंस पर 100 पीपल, ठीक है, इज अराउंड 100, इज अराउंड 84%। तो इकोनॉमिक सर्वे अलग डेटा देता है, पीआईबी वगैरह इसका अलग डेटा देते हैं हमें, इसीलिए डेटा याद नहीं करेंगे, बट टेली डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि टेलीकॉम कनेक्शन पर 100 पीपल। अब ये मोर देन 100 है, दिस इज मोर देन 100 इन अर्बन एरियाज, कि हर एक बंदे पे 2-3 फोन है, ठीक है, वो चीज अलग हो जाएगी आपकी। देन नेक्स्ट अप इज योर स्टेट वाइज, ये देख ली। अब ये सर्विस सेक्टर का परफॉर्मेंस स्टेट वाइज देख लो। सर्विस सेक्टर 55% ऑफ द नेशनल ग्रोस वैल्यू एडिशन है, और कर्नाटक और महाराष्ट्र केवल और केवल दो स्टेट्स जो हैं आप लोगों के, दे अकाउंटेड फॉर 25% ऑफ इंडियाज जीएसवीए, और 19 स्टेट जो थे वो 25%। तो अब समझ आ गया कि इंडस्ट्री में भी इशू है और यहां भी इशू है। आ जाओ अब नाइन्थ चैप्टर आप लोगों का एग्रीकल्चर पे है। यहाँ पे डेटा याद करना पड़ेगा हमें, क्योंकि मतलब डेटा इस दिन डेटा नहीं, ट्रेंड याद करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर जो है वो लगभग 16% ऑफ द कंट्री जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि उस 46% ऑफ द पॉपुलेशन। अब वहां पे हम लोगों ने देखा था कि कितनी कम पॉपुलेशन है सर्विस सेक्टर में, और वो 55% कंट्रीब्यूट करता है, और यहाँ पे देख लो कि ये 16% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करके 40% लोग इसी में ही भरे हुए हैं। अब इसके बाद क्या है, इंडिया में क्रॉप यील्ड स्लोगन है। नाउ दिस इज जेनेरिक चीज, इसके अंदर कुछ अलग से इसने कुछ खोज के नहीं निकाल दिया। अब यहाँ पे कुछ स्कीम्स है, यूरिया गोल्ड, ठीक है, जो आप लोगों का सल्फर कोटेड यूरिया होता है, सीड बैंक्स, ठीक है, जहाँ पे कि आप लोग नई नई वैरायटी के सीड बना के रखोगे। पीएम प्रणाम इनिशिएटिव, ठीक है, आप लोगों के ये केमिकल फर्टिलाइजर को कम करने के लिए ये निकाला था गवर्नमेंट ने। अब इसके बाद है रेनफॉल और एग्रीकल्चर। More than two-thirds of the agricultural land faces the threat of drought. This type of situation, this type of statement can be directly given in the prelims. अब इसके बाद है एग्रीकल्चर क्रेडिट। अब एग्रीकल्चर क्रेडिट की स्कीम्स वगैरह पूछ सकते हैं वो लोग मैक्सिमम, तो ये आप लोग जब अपने स्कीम्स करोगे तब करना। किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। एमआईएसएस में क्या होता है कि इंटरेस्ट सबवेंशन की अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हो तो आपको 3% ही रेट देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, इट इज फॉर योर क्रॉप इंश्योरेंस, जहाँ पे कि आप लोगों को बहुत कम रेट पे बहुत कम प्रीमियम पे करना पड़ता है। पीएम किसान सम्मान निधि। उसके बाद है ये नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। क्या हो गया आप लोगों का, जो आप लोग ये बनिया से लेते हो या आसपास किसी मतलब बैंक के अलावा कहीं और से क्रेडिट लेते हो ना, नॉन, जो कि नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, वो अब वो कम हो गया है, और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है वो बढ़ गया है। अब है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इंडिया में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन बहुत कम है, ठीक है, उसके लिए स्कीम है। अब ये स्कीम नाम से पता लग जाएगा, ऐसा चीज से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हम लोगों ने 2020 में लॉन्च किया था। अगेन कुछ काम का नहीं है, क्लाइमेट एक्शन करना है यहाँ पे, परंपरागत कृषि विकास योजना वगैरह, ठीक है, वो स्कीम के नाम में इम्प्लिसिट है, इन्होंने स्कीम के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। सो नो, अब इस डॉक्यूमेंट में तो जितना मैं करवा रहा हूँ आपको उससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जब भी अपनी स्कीम्स लेके बैठ रहे हो ना, बस दिमाग में ये रखना कि कुछ ये वाली स्कीम्स इंपॉर्टेंट वाली कर लेना। अब यहाँ पे भी वही चीज है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, लाइफ स्टॉक हेल्थ मिशन, इन्होंने सारे दे दिए ये, कि फिशरीज एक्वाकल्चर मिशन। बट हाँ, ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि अलाइड सेक्टर जो होते हैं, मतलब एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया क्रॉप वाला, उसके अलावा अलाइड सेक्टर जैसे कि फिशरीज, तो वो किस किस रेट पे ग्रो करें। सो प्लीज रिमेंबर, जो फिशरीज है, फिशरीज मैक्सिमम ग्रो करता है। दूसरे नंबर पे कौन करता है, लाइफ स्टॉक। तीसरे नंबर पे है आप लोगों का मिल्क, और चौथे नंबर पे एग। एग तो कुछ छोड़ दो, एग पूछेंगे भी नहीं, बट इन तीनों का ये याद होना चाहिए कि ग्रोथ का रेट क्या है, ठीक है। रेट याद नहीं करना, बस ये ट्रेंड याद करना है कि फिशरीज का मैक्सिमम है, फिशरीज सबसे बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है, इतना याद कर लो। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज प्राइमरीली मीन्स टॉपिक, बट ये ठीक है कि लगभग 12% से ज्यादा ही टोटल एम्प्लॉयमेंट है कंट्री, मतलब टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो 12% से ज्यादा एफपीआई सेक्टर में है, ठीक है, और लगभग 12% के करीब ये इसके एक्सपोर्ट है, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट। अब ये जो स्कीम है आप देख लीजिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पीडीएस, ये वैसे भी करनी होती है आप लोगों को। गरीब कल्याण अन्न योजना, जो आप लोगों को ये हर महीने फ्री राशन मिलता है। उसके बाद ये है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर नेगोशिएबल ई वेयर हाउस रिसीट, वेयर हाउस में सामान रख देते हो और उसके बेस पे आप लोग उसको बैंक में देके और पैसा उठा सकते हो, ठीक है। तो वेयर हाउस रिसीट, ये सब आप लोगों का स्टैटिक पार्ट है, इसमें ऐसा ये लोग कुछ नहीं बता रहे हैं। एक टर्म आ गई हमारे पास, दिस इज बेसिकली इकोनॉमी टर्म अगेन। अब याद करो हम लोगों ने कितनी टर्म्स कर ली है, फाइनेंशियलाइजेशन किया, सर्विसिफिकेशन किया है ना, जीईएफ किया। अब है मिटिगेशन बाइस। मिटिगेशन बाइस इन द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स, ये किस चीज से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज।
तो अब देखो क्लाइमेट चेंज में दो चीजें होते हैं, बहुत ब्रीफली करेंगे। एक होता है अडेप्टेशन, एक होता है मिटिगेशन। मिटिगेशन इज कि क्लाइमेट चेंज को मुझे रिवर्स करना है, क्लाइमेट चेंज होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अडेप्टेशन इज दूसरी चीज, क्लाइमेट चेंज हो गया है, मुझे उससे अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज तो ये है कि मैं सारे के सारे जो ये है एसी वगैरह ये खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि इनसे क्या हो रहा है, इनसे आप लोगों का CO2 का एमिशंस बढ़ रहे हैं। ये आप लोगों का मिटिगेशन वाली चीज है। अडेप्टेशन ऑन द अदर हैंड है कि ऑलरेडी इतनी गर्मी हो चुकी है, तो मुझे कुछ ऐसे कूलिंग सिस्टम बनाने पड़ेंगे जिससे कि मैं इस गर्मी से बच सकूं, वरना मैं इस इतनी गर्मी में जो स्पेशली लोअर स्टेट है वो तो मर ही जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये है डिफरेंस। अब इकोनॉमिक सर्वे क्या हाईलाइट कर रहा है कि देयर इज अ मिटिगेशन बायस, कि पूरे विश्व में जितना भी पैसा आ रहा है ना, अब आप लोगों को डेटा बिल्कुल याद नहीं करना, ठीक है। याद क्या करना है, मिटिगेशन बायस किस चीज से रिलेटेड है, बात खत्म, इतना ही करेंगे। अब समझ आ गया कि भाई मिटिगेशन बायस है, ज्यादा पैसा किसकी तरफ जा रहा है, मिटिगेशन की तरफ, जबकि हमारे सिर पे खड़ा है क्लाइमेट चेंज। अगर मान लो 2 डिग्री सेल्सियस नहीं भी हुआ, 1.5 डिग्री सेल्सियस तो होके रहेगा, इसमें भी इतनी सारी इश्यूज है, तो वो कैसे मिटिगेट करोगे, ठीक है। दूसरा, इंडिया का एडिशनल जो कार्बन सिंक है ये देख लीजिए, वो हम लोगों का लगभग 2.29 बिलियन टन हो चुका है, ठीक है। ये हमारा एनडीसी टारगेट भी था। एनडीसी टारगेट में हम लोगों ने बोला था कि हम लोग लगभग लगभग 3 या फिर 2.5 बिलियन टन से 3 बिलियन टन जो है CO2 2005 के लेवल वाले उनका कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे। कार्बन सिंक माने हम लोग और नई पेड़ लगा रहे हैं कि जिससे इतने बिलियन टन का CO2 जो है वो उन्होंने कैप्चर कर लिया। फाइन। तो हम लोगों ने बात कि 2005 के मुकाबले 2030 तक का हमारा टारगेट है, और ये देख लो 2.29, यानी कि वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ, मतलब हम इस टारगेट को पहले ही पूरा कर लेंगे और इससे ज्यादा ही पूरा करेंगे। अच्छा, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है तो उसको डाउट नहीं करना, और इंडिया 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है क्लाइमेट चेंज में, तो है, ठीक है। अब इंडिया की अडेप्टेशन स्पेंडिंग जो है वो बड़ी है, ये भी इन्होंने बोला है कि अडेप्टेशन पे हम लोग ज्यादा अब स्पेंडिंग कर रहे हैं। MOEFCC क्या डेवलप करे, एक नेशनल अडेप्टेशन प्लान। ऑब्वियस बात है, ये मतलब ये ऑब्वियस चीज है कि कौन अडेप्टेशन प्लान क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, कौन ही देखेगा। अब यहाँ जाइए एनडीसी में। एनडीसी में हम लोगों के टारगेट की बात की मैंने, एक टारगेट ये हमारा कि 2.5 से 3 बिलियन टन का हमें कार्बन सिंक बनाना है 2030 तक। दूसरा हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें 50% के करीब हमारी जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आनी चाहिए ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो इंस्टॉल्ड मान लीजिए 100, अब मेरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 100 गीगावाट की, तो उसमें से 50 किससे आनी चाहिए, अब मेरी आनी चाहिए 50 इससे, रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक है जी। तो अब रिमेंबर रिन्यूएबल एनर्जी बोला है, ठीक है। यहाँ पे केवल क्लीन एनर्जी नहीं बोला है। सो रिन्यूएबल एनर्जी में आप लोगों का न्यूक्लियर भी आएगा, ठीक है। सो इसीलिए ये करवा रहा हूं मैं, बिकॉज दिस माइट गेट कंफ्यूजिंग। एंड राइट नाउ हमारे पास लगभग 53% अभी भी फॉसिल से आता है ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है। बात खत्म। अब इसके बाद है आप लोगों के पास ये फॉरेस्ट कवर, यही बात मैंने करी ना कि 2.5 से 3 बिलियन टन का टारगेट था हमारा। इसके बाद है इनिशिएटिव्स टेकन टू बिल्ड रेजिलियंस इन वेरियस सेक्टर। अब हम अडेप्टेशन इन एग्रीकल्चर कर रहे हैं, रेजिलियंस इन द अर्बन एरियाज कर रहे हैं, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, अमृत स्मार्ट सिटी मिशन, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अडेप्टेशन इन द कोस्टल एरियाज में मिस्टी स्कीम, अब ये पुरानी हो चुकी है, ठीक है, काफी टाइम हो गया अब इसको। उसके बाद है अडेप्टेशन एक्शन ऑन द वाटर मैनेजमेंट, जैसे कि जल शक्ति प्लान, नेशनल एक्वीफर मैपिंग प्रोजेक्ट। अब ये सब इन्होंने क्या किया हुआ है, स्कीम दे दी। तो ये आप अपने वाइल यू आर डूइंग योर इन्वायरमेंट सेक्शन, वहां पे आप ये वाली स्कीम ऑटोमेटिकली जो न्यूज में होगी वो पढ़ोगे, ठीक है। सिमिलरली एनर्जी ट्रांजिशन के लिए हम लोगों का है कोल, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, सी इंडिया रिलाइज हेविली ऑन कोल, होल्डिंग अबाउट 10% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व्स, बट जस्ट 0.7% ऑफ द नेचुरल गैस रिजर्व्स। अब देखिए वर्ल्ड वाले क्या बोलते हैं, वर्ल्ड इतने शाणे हैं ये वेस्ट वाले कि इन लोगों को जो चीज भाती है दे टेल अस टू हैव द सेम, राइट। सो इन दैट केस अब हमारे पास इंडिया के पास 10% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व्स ऑफ कोल तो है, लेकिन हमारे पास केवल 0.7% है नेचुरल गैस की। एंड दे से कि भाई कोल से बढ़िया तो फिर तुम नेचुरल गैस ले लो। अब वो नेचुरल गैस हम खरीदेंगे किससे, ऑब्वियसली यूएसए से ही खरीदना पड़ेगा, यूएसए के पास नेचुरल गैस के ज्यादा रिजर्व्स हैं। बाकी चलिए ठीक है सर। उसके बाद ये VGF वगैरह की स्कीम, ठीक है, वाइबिलिटी गैप फंडिंग फॉर द विंड प्रोजेक्ट, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, सिर्फ स्कीम के नाम दे दिए इन्होंने, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। सो द बेटर वे वुड बी कि आप स्कीम अलग से करो। इस वाले डॉक्यूमेंट को यू विल ऑल्सो फील कि इस क्लास के बाद आपको इस वाले डॉक्यूमेंट में ज्यादा कुछ है नहीं, समझ आ गया। लाइफ मिशन हम लोगों ने कब रिलीज किया था, COP26 में 2021 में। ये इंपॉर्टेंट है, जब तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता
फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रीलिम्स। ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज दिस इज इंडियन इनिशिएटिव कंप्लीटली, राइट। और उसके बाद पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इको मार्क स्कीम, गो इलेक्ट्रिक, पैट स्कीम, एक पेड़ मांगे ना, ग्रीन क्रेडिट, तो हम लोग हर एक स्कीम तो जा नहीं सकते हैं अभी डिटेल में, राइट। द थिंग इज आप लोगों को इतना तो पता ही है क्लाइमेट से रिलेटेड है, बात खत्म हुई। अब इसके बाद रिसोर्स सर्क्युलरिटी कुड सेव 11% नहीं, अब ये सब चीजें में हमें नहीं पूछना है कि कोई कितना कर सकता है, या अगर हम ऐसा कर लेते, जो डायरेक्ट डेटा है विच इज इंपॉर्टेंट केवल उतना करेंगे। ये 53% वाला फोसिल वाला जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट द लास्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज योर सोशल सेक्टर, देख लीजिए। सोशल सेक्टर क्या है? एक्सटेंडिंग रीच एंड ड्राइविंग एम्पावरमेंट। सोशल सर्विसेज एक्सपेंडिचर जो है हमारा इन दिस दीज पीरियड्स बढ़ा है। अब मैंने बताया हर चीज हमारी पॉजिटिव पॉजिटिव हुई है सिवाय इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के। तो सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर मेरा बढ़ा है, कितने से बढ़ा है नहीं करना, एजुकेशन बढ़ा है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ बढ़ा है, but the difference that we have to observe here are going to be one that एक्सपेंडिचर हेल्थ एक्सपेंडिचर दो तरीके से हो सकता है। एक होता है हमारा गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट जो हमारी हेल्थ पे एक्सपेंडिचर कर रही है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज ओवर द टाइम, वो हमारा इंक्रीज हुआ है। बट वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर दैट वी पे, वो हमारा डिक्रीज हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव थिंग, ये नेगेटिव नहीं है। बट इफ दे से कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज डिक्रीजिंग, दैट इज गोइंग टू बी राइट एंड इट इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर दैट वी पे while we are at the hospital. नेक्स्ट इज इसमें इनिशिएटिव्स दिया है अब इन्होंने एजुकेशन के, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, निष्ठा, निष्ठा इज फॉर टीचर्स ट्रेनिंग। नाउ ये वन लाइन में दिया है, बस इतना ही, इसको वर्ड एसोसिएशन ही करना है, उससे ज्यादा करना भी है। नेक्स्ट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नॉलेज शेयरिंग, पीएम श्री, पीएम पोषण। अच्छा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके ऊपर हम लोगों ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क निकाल दिया है। आधारशिला, नवचेतना, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारी फ्रेमवर्क्स हैं फॉर द नेशनल करिकुलम। ये करिकुलम है इन छोटे बच्चों के लिए, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एनईपी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, एनईपी के टारगेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, दैट वी डू while we do the government schemes part। तो ये सारी स्कीम्स, अब इधर से आप लोगों को ये पता लगेगा दैट स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट। जो जो स्कीम इंपॉर्टेंट है हर एक सेक्टर की, दो दो स्कीम, तीन तीन स्कीम वो कर सकते हैं। हेल्थ केयर में सिमिलरली वी हैव द गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर दैट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 29 to 48%। नाउ दिस इज अगेन अ पॉजिटिव थिंग, बट वी डू नॉट नीड टू रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट द नंबर इज, राइट। राइजिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये इंक्रीज ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, बट ये गलत, मतलब ये आने का नहीं। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना is will be first. So this is first scheme which is related with your insurance, health insurance in the secondary and the tertiary sectors. After it, so this scheme also we have to cover from the government schemes department, government schemes document, and not from here. Next topic is rural infrastructure, pradhan mantri gram sadak yojana, pm janman is for the pvtgs, ठीक है। Similarly, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम योर द परस्पेक्टिव ऑफ रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में वी हैव टू मेक हाउसेज। देन localization of SDG, localization of SDG, मिशन अंत्योदय एक्सेट्रा, नॉट इंपॉर्टेंट। अगेन दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, रूरल लाइवलीहुड मिशन, अब इसके अंदर इन्होंने एक्स्ट्रा डेटा दिया है, नॉट इंपॉर्टेंट, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये स्कीम हम लोग उसमें करेंगे तब इंपॉर्टेंट है, NRLM वाली स्कीम। उसके बाद है मनरेगा, मनरेगा में भी नो कि कितनी % उन्होंने दे दी है, ऑनलाइन दे दी, सो वो भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। until and unless something specific comes up, we are not going to delve into each and every scheme as such. Last chapter is going to be employment and skill development। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास लगभग 26% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इन 10 to 24 एज ग्रुप, और इंडिया इज पोज्ड टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम कब तक बन जाएंगे? 2030 तक। अब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, अब मैंने बताया सब चीज पॉजिटिव हुई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, घटना चाहिए, घट गया है। 3.6% था 2017-18 में, अब वो लगभग 3.2% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे नापते हो आप लोग? टोटल अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अपॉन टोटल लेबर फोर्स। नाउ लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स इज योर those of people who are capable of working, so it will include both who are working and plus those who are not working but wanting to work, not working but working now, not working but they are wanting to work, they are doing what they are wanting to work, right? So if I want a job, so unemployment भी तो यही होता है। what is unemployment? Unemployment is if I am ready and willing to do job but I am not getting one,
सो दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। सो लेबर फोर्स में कौन कौन है? लेबर फोर्स में आई एम वर्किंग वन, दैट या तो जो वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी बंदे, दूसरे नंबर पे वो जो कि वर्क तो नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको वो वर्क करना चाह रहे हैं, सो दे आर एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब, नॉट गेटिंग वन, फिर भी वो लेबर फोर्स के बंदे होंगे। अब लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? नाउ सी हियर, लेबर फोर्स के पार्टिसिपेशन रेट में सबसे ऊपर आ जाएगी लेबर फोर्स में अनएम्प्लॉयड भी और एम्प्लॉयड भी, और अपॉन में वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो आप लोगों की वर्किंग एज है 15 ऑनवर्ड्स, ठीक है, तो वो कितनी है वो चीज हो जाएगी। दूसरे हैं, अच्छा, अब हमारा एलएफपीआर भी इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चीज। वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो भी इंक्रीज होगा, कितने से इंक्रीज होगा वो नहीं करना। वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो जो एम्प्लॉयड है, केवल ओनली एम्प्लॉयड अपॉन द टोटल पॉपुलेशन। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर इन द वर्कफोर्स हैव राइजन, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर बढ़े हैं, ये भी अच्छी चीज है कि दूसरे को की सैलरी लेने से अच्छा पीपल आर, मतलब खुद ही औरों को भी सैलरी वो दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, एंड आर जनरेटिंग देयर ओन एम्प्लॉयमेंट। नाउ एक और नेगेटिव चीज अब यहाँ आ जाएगी, द सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स। अब देखो हम लोगों ने ये देखा था दैट एग्रीकल्चर राइज बिल्कुल वो नहीं करना कि ग्रोस वैल्यू एडिशन, ग्रोस वैल्यू एडिशन जो है वो एग्रीकल्चर का बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या बताया था मैंने, बढ़ा है, ठीक है, और सर्विस सेक्टर का भी बढ़ा है। उसके अंदर मैक्सिमम 7% के करीब की ग्रोथ इसने दिखाई थी, 6% के करीब इसने दिखाई थी, इसने कम दिखाई थी 3%, बट ग्रोथ थी। बट नाउ यहाँ पे देखो वर्क फोर्स में एग्रीकल्चर हैज इंक्रीज, नाउ दिस शोज अ नेगेटिव थिंग, नाउ दिस इज अ नेगेटिव, ठीक है, ये दोनों ही चीज नेगेटिव है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉल फ्रॉम 12.1% टू 11.4%, एंड सर्विसेज आल्सो फेल फ्रॉम 31 टू 29.7। नाउ दिस इज रॉन्ग थिंग, क्योंकि एक इकोनॉमी में बढ़िया कब है, जब एग्रीकल्चर में बंदे कम होंगे और सर्विसेज में और क्या आप लोगों के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे खराब काम ये हुआ है कि एग्रीकल्चर में हमारे बंदे बढ़े हैं, हमारी वर्कफोर्स बढ़ी है, ठीक है, और इन दोनों में घट गई है। सो दिस शोज अ नेगेटिव ट्रेंड। Now this is important and that is why this has been highlighted. This you have to remember. ठीक है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो भी हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है ओवर द टाइम। जस्ट कितना इंक्रीज हुआ है वो हमें नहीं देखना है। उसके बाद इन्होंने अब ये सभी जो चीजें हैं, एवरेज मंथली अर्निंग्स कितना कितना हुआ है, कॉर्पोरेट की प्रॉफिटेबिलिटी जो होगी वो बढ़ गई है, ठीक है, ईपीएफओ सब्सक्रिप्शन बढ़ गए हैं, नहीं काम करनी है, अनऑर्गेनाइज्ड में ई श्रम पोर्टल होता है, ये सभी फिर स्कीम में आप करते हो। उसके बाद में अगेन वो चीज आ गई, फोर्थ लेबर कोड्स हम लोगों ने पास किए, ये डीरेगुलेशन का एक स्टेप था। गिग वर्क फोर्स जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, कितने से इंक्रीज होगी, नहीं करना कुछ भी हमें। ग्रीन वर्क फोर्स की ये बात कर रहे हैं कि हमें इतनी जॉब्स होंगी रिन्यूएबल सेक्टर में वगैरह, नहीं, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। स्किल डेवलपमेंट में यहाँ पे एक डेटा इंपॉर्टेंट था, यस, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना होती है आप लोगों की, ठीक है ना, उसके अंडर 58% वुमेन आर वुमेन, 58% ऑफ पीपल जिनको भी स्किल दी जा रही है, ठीक है, वो वुमेन है। तो इन फ्यूचर आप लोगों का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ओवरऑल भी इंक्रीज होगा, और फीमेल वाला तो जरूर इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके बाद रीस्किलिंग अपस्किलिंग के इनिशिएटिव जस्ट इन्होंने लिख दिए, वो किसी काम के नहीं है हमारे लिए, ठीक है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड लास्ट चैप्टर इज रेलेवेंट फॉर मेंस ओनली। दिस इज लेबर इन एआई एरा, तो एआई में कैसे जॉब्स चली जाएंगी, कितने परसेंट से जॉब जाएंगी, ये सब बकवास इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। ऑल ऑफ दिस इज रेलेवेंट फॉर मेंस एंड नॉट फॉर प्रीलिम्स। अच्छा, ये टर्म कर सकते हैं हम लोग, बट दिस टर्म इज ऑल्सो फॉर मेंस, कि उन्होंने क्या है दैट एआई इज लेबर ऑगमेंटिंग रेदर देन लेबर रिप्लेसिंग। तो वो लेबर को ऑगमेंट करेगी, यानी कि एक जगह से जॉब कम करके दूसरी जगह से जॉब क्रिएट भी करेगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लेबर रिप्लेसिंग नहीं है वो, ठीक है। सो दिस इज इट। सो विद दिस हम लोगों ने लगभग 1 घंटे में वी हैव फिनिश्ड दिस कंप्लीट डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड इससे ज्यादा इस डॉक्यूमेंट में यू डू नॉट नीड टू गो इनटू इट डीपली, ठीक है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से इसमें से केवल इतना ही आएगा, राइट। सो दैट इज ऑल। बाकी अगर आप लोगों को टाइम इसमें और देना है सो दैट इज अप टू यू, बट माय सजेशन वुड बी दैट दिस मच, जितना भी हम लोगों ने किए, जितने एस्पेक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, इससे बाहर प्रीलिम्स ओरिएंटेड मैनर में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, राइट। Thank you very much, and I'll see you in the next session. Let's see what else do we start. Please like, share, subscribe. ठीक है, and also tell us what new things you would like us to engage, and what new lectures you would like to watch from our side. Thank you, and this is UPSC Feed signing off.